डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्रभूषण मिश्र, सहायक प्राध्यापक, शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर। आज के हम लोग विनियोग खाते के विषय में चर्चा करेंगे। आज विनियोग के परिचय प्राप्त करने के लिए हम कुछ बिंदुओं का अनुसरण करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले विनियोग की अवधारणा, प्रतिभूतियों के प्रकार, विनियोग के प्रकार, विनियोगों का वर्गीकरण और विनियोगों का मूल्यांकन, इन बिंदुओं को लेकर हम विनियोग का परिचय प्राप्त करेंगे। विनियोग से आशय ऐसी संपत्तियां जो किसी व्यावसायिक इकाई द्वारा निम्न में से किसी एक या अधिक उद्देश्य से रखी गई हों। पहला, ब्याज, लाभांश अथवा किराए के रूप में उपार्जन हेतु। दूसरा, पूंजी में वृद्धि हेतु। तीसरा, आर्थिक सुरक्षा हेतु। और चौथा, अन्य उद्देश्य हेतु। जैसा कि सभी को विदित है, जब किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था आदि के पास आवश्यकता से अधिक धन होता है तो वे सुरक्षा या फिर लाभ के लिए अन्य स्थानों पर उस धन को विनियोजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समय समय पर उन्हें ब्याज या लाभांश आदि के रूप में अतिरिक्त धन की प्राप्ति भी होती है। कुछ संस्थाएं अथवा कुछ व्यक्ति भविष्य में अपने पूंजी में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस धन को विनियोजित करते हैं, ताकि समय आने पर विनियोगों के मूल्य में वृद्धि होने पर उन्हें बेचकर वे लाभ कमा सकें। आर्थिक सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार की समस्याएं मनुष्य के जीवन में आती रहती हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक इकाइयों के लिए भी कई बार संकट की स्थितियां उत्पन्न होती हैं और ऐसी स्थितियों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए और कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न संस्थाएं विनियोग में अपना धन लगाती हैं। अन्य उद्देश्य हेतु कई बार ऋण आदि प्राप्त करने के लिए अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए धन की प्रतिभूति रखने की आवश्यकता होती है। संपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में रखने के लिए भी विनियोग एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विनियोग ऐसी संपत्तियां हैं जो उपयोग के उद्देश्य से नहीं अपितु अतिरिक्त धन उपार्जन के उद्देश्य से रखी गई होती हैं। सामान्य तौर पर जब हम लेखांकन की भाषा में बात करते हैं तो विनियोग से हमारा आशय विभिन्न प्रतिभूतियों से होता है, जैसे अंश, ऋणपत्र, बॉन्ड, सरकारी ऋण आदि। प्रतिभूतियों का तात्पर्य है विनियोग का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। जब हम कहीं धन विनियोग करते हैं तो उसके प्रमाण के स्वरूप में हमें जो लिखित प्रपत्र प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्रतिभूतियां कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रतिभूतियां दो तरह की होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां और गैर सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियों को केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों एवं स्थानीय सत्ता की प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जब केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार किसी प्रतिभूति का निर्गमन करती है तो इन्हें केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियां कहा जाता है। जब नगर निगम, महापालिका, नगरपालिका या कोई पोर्ट ट्रस्ट, न्यास आदि इस प्रतिभूतियों का निर्गमन करते हैं तो इन्हें स्थानीय सत्ताओं की प्रतिभूतियों से के नाम से जाना जाता है। जब प्रतिभूतियों का निर्गमन किसी कंपनी के द्वारा किया जाता है तो ऐसी प्रतिभूतियों को गैर सरकारी प्रतिभूतियां कहते हैं। कंपनियां जब पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं तो ऐसी प्रतिभूतियों को अंश कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। जबकि यदि कंपनियों को ऋण की आवश्यकता हो और ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से वे प्रतिभूतियों का निर्गमन करती हैं तो इन्हें
ऋणपत्र कहा जाता है। अवधि के आधार पर विनियोगों को दो भाग में बांटा जा सकता है। लेखांकन प्रमाण 13 के अनुसार जो अवधि के आधार पर विनियोगों का विभाजन किया जाता है उसे हम अल्पकालीन विनियोग या और दीर्घकालीन विनियोग इस तरह से दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। अल्पकालीन विनियोग ऐसे विनियोगों को कहा जाता है जिन्हें धारित करने का उद्देश्य अधिकतम 12 माह या उससे कम अवधि का हो। अर्थात यदि किन्हीं विनियोगों को उनके क्रय की तिथि के 12 माह के अंदर वापस बेच दिया जाए तो उन्हें अल्पकालीन विनियोग की संज्ञा दी जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अवधि की गणना हेतु किसी वर्ष विशेष से तात्पर्य नहीं रखते, अपितु जिस तिथि को विनियोग का क्रय किया गया है उस तिथि से 12 मास की अवधि की गणना की जाती है। दीर्घकालीन विनियोग ऐसे सभी विनियोग जो अल्पकालीन नहीं हैं उन्हें दीर्घकालीन विनियोग कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रतिभूतियों के लेखांकन मूल्य की। लेखांकन मूल्य से तात्पर्य उस मूल्य से है जिस मूल्य पर प्रतिभूतियों का लेखा अर्थात विनियोगों का लेखा पुस्तकों में किया जाता है। तो इस उद्देश्य से हम दो भागों में इसका वितरण कर सकते हैं। पहला, प्रतिभूतियों को प्राप्त करते समय अथवा क्रय के समय प्रतिभूतियों का मूल्य, चाहे वे अल्पकालीन प्रतिभूतियां हों अथवा दीर्घकालीन प्रतिभूतियां, दोनों ही प्रतिभूतियों को क्रय के समय उनका मूल्यांकन लागत मूल्य पर ही किया जाता है। इस संदर्भ में लागत मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, कैसे उसकी समायोजनाएं की जाती हैं, इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा होता है वर्ष के अंत पर खाते बंद करते समय विनियोगों का मूल्यांकन। जैसा प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित तिथि को अपने खाते बंद करता है और ऐसा करने पर वह अपनी संपत्तियों का मूल्यांकन भी करता है। मूल्यांकन करने का तात्पर्य जब इसमें वह मूल्यांकन करने के लिए स्कंध आदि का मूल्यांकन करता है, अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन करता है, तो उनके साथ ही विनियोगों का भी मूल्यांकन करता है। ऐसी दशा में यहाँ पर लेखांकन मानक 13 के अनुसार अल्पकालीन विनियोगों का मूल्यांकन लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। यहाँ हमारा तात्पर्य उचित मूल्य से है बाजार मूल्य अथवा संभावित बाजार मूल्य। अब ये संभावित बाजार मूल्य क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें कोटेड सिक्योरिटीज़ और अनकोटेड सिक्योरिटीज़ को समझना होगा। कुछ प्रतिभूतियां ऐसी होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीकृत होती हैं, जिनका प्रतिदिन स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन होता है। इनका मूल्य तो निश्चित होता है और किसी भी समय में ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य लिया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रतिभूतियां ऐसी हैं जो सामान्य रूप से स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं है और उनका नियमित रूप से लेन देन नहीं होता। ऐसी प्रतिभूतियों का वास्तविक बाजार मूल्य ज्ञात कर पाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम उनका संभावित बाजार मूल्य उचित मूल्य के रूप में ग्राह्य करते हैं। दीर्घकालीन विनियोगों के लिए सदैव इनका वर्षांत पर अर्थात खाते बंद करते समय इनका दीर्घकालीन विनियोगों का मूल्यांकन सदैव लागत मूल्य पर किया जाता है। हाँ, ऐसा करते समय विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि हमें इस प्रकार की छूट है कि यदि किसी विनियोग का मूल्य परमानेंट रूप से कम हो गया हो, सदैव के लिए कम हो गया हो, तो उसके लिए जो परमानेंट रिडक्शन है, उसकी मूल्य की जो स्थायी कमी है, उस कमी को हम लागत मूल्य में से घटा सकते हैं और लागत मूल्य में से स्थायी कमी को घटाने के पश्चात जो मूल्य हमें प्राप्त होता है उस मूल्य पर हम उसका लेखा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विनियोग के विभिन्न प्रकार के मूल्यों की। तो सबसे पहला होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अर्थात किसी भी प्रतिभूति का नॉमिनल वैल्यू।
यदि किसी भी प्रतिभूति का निर्गमन किया जाता है तो उस समय वह या तो अंकित मूल्य पर या अंकित मूल्य से कुछ अधिक मूल्य पर, जिसे हम प्रीमियम मूल्य भी कहते हैं, अथवा अंकित मूल्य से कुछ कम मूल्य पर, जिसे हम अपहार मूल्य कहते हैं, ऐसे मूल्यों पर किसी भी विनियोग का निर्गमन होता है। जब हम प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय की बात करते हैं तो हम उसका लेखा सदैव लागत मूल्य पर करते हैं, और ये लागत हमारे लिए क्या होगी, इसको गणना करने के लिए कुछ विशेष सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जैसा कि हम अभी पिछले स्लाइड में भी चर्चा कर रहे थे, लागत मूल्य का निर्धारण करने के लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनकी चर्चा हम आगे की स्लाइड में करेंगे। उचित मूल्य अर्थात बाजार मूल्य अथवा संभावित बाजार मूल्य, इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के मूल्य इसके विनियोगों के समझ सकते हैं। विनियोगों का वर्गीकरण आय के आधार पर दो भागों में किया जाता है। पहला, निश्चित आय वाले विनियोग अर्थात ऐसे विनियोग जिन पर प्रत्येक निर्धारित अवधि के पश्चात निर्धारित दर से आय प्राप्त होती रहती है, जैसे ऋणपत्र, सरकारी ऋण अथवा बॉन्ड आदि। इन प्रतिभूतियों पर प्रत्येक तिमाही, छमाही अथवा वर्ष के अंत पर निर्धारित दर से ब्याज दिया जाता है। इस प्रकार की प्रतिभूतियां सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम मानी जाती हैं। दूसरी होती हैं अनिश्चित आय वाली विनियोग या प्रतिभूतियां। इसके अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियां आती हैं जिनमें आय की दर निश्चित नहीं होती, अपितु लाभांश या अन्य रूप में आय प्राप्त होती अवश्य है, किंतु इसकी मात्रा अनिश्चित होती है। इस तरह की इस श्रेणी की प्रतिभूतियों में अंशों को रखा जाता है, साधारण अंश अथवा पूर्वाधिकार अंश। तो इस तरह से हम प्रतिभूतियों को दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, निश्चित आय वाले विनियोग और अनिश्चित आय वाले विनियोग। अब हम बात करेंगे विनियोगों के क्रय अथवा विक्रय की। विनियोगों का क्रय अथवा विक्रय दो तरह से होता है, ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ब्याज सहित का मतलब है ब्याज इसमें शामिल है, और ब्याज रहित अर्थात ब्याज की राशि इस सौदे के मूल्य में शामिल नहीं है। प्रतिभूतियों के क्रय अथवा विक्रय के समय में चूंकि प्रतिभूतियों का लेखा विनियोग लेखे में हमेशा लागत मूल्य पर किया जाता है, इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि विनियोगों के लागत का जो आकलन है वो कैसे किया जाए। इसके लिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि किसी भी प्रकार की प्रतिभूति का क्रय हो, जब चाहे वो ब्याज सहित क्रय हो अथवा ब्याज रहित क्रय हो, दोनों ही दशाओं में क्रय के संबंध में किए गए अन्य व्यय जैसे दलाली, कमीशन आदि किसी भी प्रकार के व्यय हों, वे हमेशा क्रय की दशा में क्रय मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। जबकि विक्रय की दशा में जो व्यय हैं, दलाली, कमीशन आदि किसी भी प्रकार के विक्रय व्यय हों, वे हमेशा विक्रय मूल्य में से घटा दिए जाते हैं। यही मुख्य ध्यान देने की बात है कि चाहे ब्याज सहित हो या ब्याज रहित, इस बात से व्ययों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यय के समायोजन के संदर्भ में हमें ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि क्रय के समय में प्रत्येक प्रकार के क्रय के व्यय क्रय मूल्य में जोड़े जाएंगे, जबकि विक्रय के समय में सभी प्रकार के विक्रय व्यय विक्रय मूल्य में से घटाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं ब्याज की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्याज सहित क्रय और ब्याज सहित विक्रय, इन दो दशाओं में जो क्रय मूल्य है अथवा विक्रय मूल्य है अर्थात जो सौदे का मूल्य है, इसमें ब्याज की राशि शामिल है। अब ये ब्याज की राशि कैसे शामिल है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए 1 मई 2019 को मोहन ने गोपाल से 100 रुपये वाले 25 ऋणपत्र, जिन पर ब्याज की दर 7% है,
140 रुपये प्रति ऋणपत्र की दर से ब्याज सहित क्रय किए। अब ऐसी दशा में हमें क्रय की स्थिति में लेखांकन करने के लिए उन विनियोगों का लागत मूल्य ज्ञात करना होगा। यहाँ पर यदि कंपनी, जिस कंपनी के ये ऋणपत्र हैं, वह कंपनी प्रतिवर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को ब्याज का भुगतान करती हो, तो हम ये कैसे गणना करेंगे कि ब्याज सहित क्रय में ब्याज की राशि कितनी शामिल है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है, और वो ये कि कंपनी दिन प्रतिदिन ब्याज का भुगतान नहीं करती। अर्थात ऐसा नहीं है कि यदि मैं 1 मई को किसी से ऋणपत्र प्राप्त कर लेता हूँ, जैसा कि मोहन ने गोपाल से प्राप्त किया, तो यदि मोहन ने 1 मई को प्राप्त किए हैं ऋणपत्र, तो ऐसा नहीं है कि 1 मई तक का ब्याज गोपाल को कंपनी देगी और 1 मई के बाद का ब्याज फिर मोहन को देगी। अर्थात कंपनी को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि गोपाल ने या मोहन ने गोपाल से किस दिन ऋणपत्र प्राप्त किए। कंपनी सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखती है कि ब्याज भुगतान की तिथि पर ऋणपत्र का धारक अथवा प्रतिभूति का धारक कौन है, और ब्याज भुगतान की पिछली तिथि से लेकर वर्तमान तिथि तक का संपूर्ण ब्याज कंपनी उस व्यक्ति को प्रदान करती है जो ब्याज भुगतान की तिथि पर उन विनियोगों का धारक है। इस केस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमने ऋणपत्र क्रय किए हैं 1 मई को, जबकि जो ब्याज भुगतान की तिथि है 30 सितंबर और 31 मार्च है। अर्थात 31 मार्च 2019 तक का ब्याज इससे पूर्व के धारक गोपाल को मिल चुका होगा, लेकिन अप्रैल का ब्याज उसे नहीं मिला होगा। अब यदि वह इस दौरान 1 मई को ऋणपत्र मोहन को बेच देता है तो वह उस ब्याज से वंचित रह जाएगा। ऐसी दशा में उसकी अपेक्षा होगी या वो चाहेगा कि ऋणपत्रों के मूल्य के साथ साथ इस 1 माह का ब्याज भी उसे मिले। तो इसका उपाय ये है कि वह क्रेता से अर्थात मोहन से ये तय कर ले कि इस 1 माह का जितना ब्याज होता है वो तुम मुझे दे दो और बाद में पूरा ब्याज तुम ले लेना। तो ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं ब्याज सहित क्रय। इसका तात्पर्य यह है कि जो 140 रुपये प्रति ऋणपत्र की दर तय की गई है, इसमें अप्रैल का ब्याज, अप्रैल 2019 का 1 माह का ब्याज इसमें शामिल है। अब ये ब्याज की गणना कैसे की जाएगी? तो इसके लिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि ब्याज की गणना अथवा किसी भी प्रकार के क्रय संबंधी या विक्रय संबंधी व्यय की गणना सदैव अंकित मूल्य पर ही की जाती है। सौदे का मूल्य चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर सौदे का मूल्य 140 रुपये प्रति ऋणपत्र है, किंतु फिर भी जो ब्याज की गणना होगी वो 100 रुपये प्रति ऋणपत्र की दर से ही की जाएगी। अर्थात 100 रुपये का एक ऋणपत्र, उस पर ब्याज की दर है 7%, और 7% ब्याज में 100 रुपये का 7% होता है 7 रुपये 1 साल के लिए। तो 1 माह के लिए कितना होगा? उसमें हम 25 ऋणपत्र खरीदे गए हैं तो 25 का गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारी ब्याज की राशि आती है 14.58 रुपये। तो ये जो 14.58 रुपये की राशि होगी ये कुल क्रय मूल्य में शामिल होगी और ये क्रय मूल्य में से घटा दी जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है क्रय मूल्य प्लस क्रय के व्यय माइनस उपार्जित ब्याज। यहाँ उपार्जित ब्याज का तात्पर्य मेरा है ब्याज भुगतान की पिछली तिथि से लेकर क्रय या विक्रय की तिथि तक का ब्याज। तो जैसा मैंने जो उदाहरण दिया इसमें ब्याज भुगतान की तिथि थी 31 मार्च और 30 सितंबर, क्रय किया गया है 1 मई को, तो 1 मई के पहले वाली तिथि आपको देखनी है। 1 मई के पहले सितंबर नहीं आता, मार्च आता है।
तो इसलिए 1 मई से पहले जो 31 मार्च आया उस तारीख से लेकर 1 मई तक का जो ब्याज होगा उसे हमने यहाँ पर उपार्जित ब्याज की संज्ञा देकर और लिखा है। सेम इसी तरह से विक्रय के केस में भी ब्याज की गणना की जाएगी और उपार्जित ब्याज जो भी होगा उसे घटा दिया जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि उपार्जित ब्याज, जो हम उपार्जित ब्याज की बात कर रहे हैं, यद्यपि उपार्जित ब्याज का मतलब कुछ और होता है। उपार्जित ब्याज का तात्पर्य होता है वर्ष के अंत में खाते बंद करते समय जितना ब्याज मिलना शेष हो उसको उपार्जित ब्याज कहते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट चूंकि एक ही है इसलिए यहाँ पर हमने उपार्जित ब्याज की से संज्ञा दी है। यहाँ पर उपार्जित ब्याज से हमारा तात्पर्य है ब्याज के पिछले भुगतान तिथि से लेकर क्रय अथवा विक्रय की तिथि तक का ब्याज। और ध्यान ये रखना है कि हर दशा में, चाहे वो ब्याज सहित क्रय हो, ब्याज रहित क्रय हो, ब्याज सहित विक्रय हो या ब्याज रहित विक्रय हो, इस उपार्जित ब्याज की गणना तो हर कंडीशन में करनी होगी। ये बात और है कि लागत मूल्य निकालने के लिए उपार्जित ब्याज को घटाया जाएगा या नहीं घटाया जाएगा, लेकिन गणना हर दशा में होगी। जब ब्याज सहित क्रय या ब्याज सहित विक्रय हो तो उपार्जित ब्याज को उसमें से घटा दिया जाएगा, लेकिन यदि ब्याज रहित क्रय अथवा ब्याज रहित विक्रय है तो उपार्जित ब्याज को उसमें से घटाया नहीं जाएगा बल्कि उसका लेखा अलग से किया जाएगा। अंतर सिर्फ इतना ही है। इस तथ्य को हम इस चार्ट के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे कि जो उपार्जित ब्याज है, इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि ये जो उपार्जित ब्याज है वह ब्याज सहित मूल्य की दशा में, चाहे वो क्रेता की पुस्तकें हों या विक्रेता की पुस्तकें, दोनों की ही पुस्तकों में लेखा करने के लिए, लागत मूल्य की गणना करने के लिए इसको घटा दिया जाता है। जबकि ब्याज रहित मूल्य की दशा में इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, इसकी गणना होगी किंतु इसे दोनों की ही पुस्तकों में पृथक से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं हम क्रय या विक्रय व्यय की। तो चाहे ब्याज सहित क्रय मूल्य हो या ब्याज रहित क्रय मूल्य हो, दोनों ही दशा में क्रय के व्यय क्रय मूल्य के साथ जोड़ दिए जाते हैं। मान लीजिए मैंने 100 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से 20 ऋण पत्र खरीदे और उस पर 1% दलाली लगी। अब मुझे ऋण पत्रों के लिए कितना दाम देना होगा? 100 ऋण पत्र इंटू 20 अर्थात 2000 रुपये, और इस पे 1% मेरी दलाली लगी है। तो अंकित मूल्य, हमेशा ध्यान रखेंगे, अंकित मूल्य पे ही दलाली की गणना होगी। अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये का 1% यानी 1 रुपये प्रति ऋण पत्र, 20 ऋण पत्रों पर 20 रुपये दलाली के लगेंगे। तो इस तरह से मुझे कुल मिलाकर 2000 रुपये ऋण पत्रों के लिए और 20 रुपये दलाली के लिए भुगतान करने पड़ेंगे और मेरी लागत होगी 2020 रुपये। तो ये चाहे ब्याज सहित हो अथवा ब्याज रहित, दोनों ही क्रय मूल्यों की दशा में क्रय के व्यय जोड़ दिए जाएंगे। विक्रय की दशा में मान लीजिए मैं विक्रय कर रहा हूं, मैंने 95 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से 10 ऋण पत्र विक्रय किए हैं और दलाली है 1%। तो इसमें क्या होगा? मान लीजिए मैंने 95 रुपये की दर से 10 ऋण पत्र बेचे तो मुझे कुल 950 रुपये तो प्राप्त होंगे। 1% दलाली लगी तो 95 रुपये जो है मेरा वो अंकित मूल्य नहीं है, मुझे दलाली की गणना अंकित मूल्य पे करनी होगी। अंकित मूल्य तो ऋण पत्रों का 100 रुपये ही है और 100 रुपये का 1% होता है 1 रुपये। तो इस तरह से 1 रुपये प्रति ऋण पत्र की दर से 10 ऋण पत्रों का 10 रुपये दलाली पे मेरा खर्च होगा। तो मुझे मिले कितने? 950 रुपये, और 10 रुपये मेरे खर्च हो गए। तो इस तरह से मेरे पास क्या बचेगा? 940 रुपये। तो हमेशा ध्यान देने की बात यह है, क्रय संबंधी व्यय क्रय मूल्य में जोड़े जाते हैं और विक्रय संबंधी व्यय विक्रय मूल्य में से घटाए जाते हैं, चाहे वो ब्याज सहित क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, या फिर ब्याज रहित क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम ब्याज के लेखे की। तो ब्याज का लेखा जो होता है, जैसे हम अभी एक उदाहरण ले रहे थे जिसमें मोहन ने गोपाल से ऋण पत्र खरीदे थे। अब यदि 1 मई को
गोपाल से मोहन ने ऋण पत्र खरीद लिए और मई के बाद 30 सितंबर को ब्याज की तिथि आती है, उस तिथि को ब्याज का लेखा, जो वो 1 महीने का ब्याज था, पिछले 1 महीने का जो उपार्जित ब्याज की हम बात कर रहे थे, उस ब्याज का लेखा किसकी पुस्तकों में होगा? तो ध्यान रखने की बात यह है कि 30 सितंबर को जब भी ब्याज प्राप्त होगा तो पूरे 6 महीने का ब्याज, अर्थात 1 मई से नहीं अपितु 31 मार्च के बाद से लेकर 30 सितंबर तक का पूरा ब्याज उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जिसके पास उस तिथि को प्रतिभूतियां उसके हाथ में थीं। अर्थात जिसके पास में प्रतिभूतियां होंगी उसको ही पूरा ब्याज मिलेगा और उसके ही पुस्तकों में उसका लेखा किया जाएगा। अर्थात क्रेता की पुस्तकों में लेखा होगा, विक्रेता की पुस्तकों में उसका लेखा नहीं होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर के साथ पुनः मिलते हैं।